अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर समी, जिनका ताल्लुक़ उच शरीफ से है। ये उच शरीफ के वाहिद PHMS डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं और होम्योपैथी से इनका ताल्लुक़ है। चूँकि ये इंटरव्यू बहुत तवील होने वाला है, तो हम इसको टुकड़ों में और एपिसोड में पेश करेंगे। तो आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है, जिसमें हम उनसे ये पूछेंगे कि उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजारी, और फिर तालीमी करियर, और फिर ये कि किस तरह उनकी दिलचस्पी हुई कि वो होम्योपैथी में जाएँ, जबकि इसके अलावा आजकल एलोपैथी का भी चर्चा है, या दीगर भी फील्ड है, जैसे डिस्पेंसिंग हर्बल है, हर्बल है, या इसके अलावा बी फार्मेसी है। चूँकि शोबे तो नए लोगों को मेडिकल ही की अट्रैक्ट काफ़ी करते हैं। हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुजारी और कैसे की। हाँ, मेरी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी वो हर आम लड़के की तरह, जैसे गांव के लड़के होते हैं। तो एक गांव है बस्ती चाचड़, जो मोहाने वाले पुल के साथ है। तो वहाँ पे मेरी जो इब्तदाई ज़िंदगी है वहाँ गुजरी है। और बिल्कुल आम एक सीधा सादा सा लड़का, और जैसे शर्मीला सा, इस तरह का मैं लड़का था शुरू शुरू में। और बस जैसे एक यूजुअल रूटीन की जो स्टडी होती है वैसे होती रही मेरी। तो फिर मैंने एफएससी की। नहीं, एफएस एफएससी पे हाँ, जाने से पहले ये बताएं कि हाँ, वहीं ज़ाहिर सी बात है कि आपने बेहद तालीम वहीं बिहार से ही हासिल की होगी। आपके वालिद मोहतरम जो हैं, उनका ताल्लुक भी तालीम के शोबे से ही था। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कैसे ये कबूल कर लिया कि आप देहात की किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ें, जबकि आपको पता है कि देहात में जो टीचर्स पहले तो आते नहीं हैं, जो आते हैं वो भी बस रो रो के आते हैं। तो क्या नहीं, उन्होंने इस पे कैसे कंप्रोमाइज़ कर लिया? नहीं, हम शुरू में जो थे वो अब्बू जो हैं हमारा जो एडमिशन है वो शहर में थे, शाहीन ग्रामर स्कूल। उस वक्त काफ़ी पॉपुलर थे वो। तो वो आपके अंकल थे? हाँ, नहीं, जो शाहीन ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल थे वो अंकल थे। ठीक है ना। तो स्टार्ट में मेरे अंकल के पास नहीं था वो स्कूल। एक और बहालपुर की मैडम थी, वो चला रही थी उस स्कूल को। तो पहले हम उस स्कूल में पढ़ते थे। तो फिर जो है हम डेली गांव से आते थे शहर, फिर शहर से वापस चले जाते थे। तो मतलब ये है कि हमारा जो स्कूलिंग है वो शहर में हुई, एक शहर अगरचे में हुई। रिहाइश आपकी हाँ, देहात में हुई। रिहायश देहात अच्छा, में ये थी। बताइए कि कब आप मुकम्मल तौर पर शहर में शिफ्ट हो गए, कि आने जाने में जो मसाइल होते हैं और क्लास जब बढ़ती है तो ज़ाहिर सी बात है टाइम हाँ। भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो कब आपने शहर में शिफ्ट होना कबूल किया, या नहीं, कब ये है हुआ? कि अपना वैसे तो जैसे बड़ी क्लासेस स्टार्ट हुई 9th 10th या एफएससी, तो हम उस पेपरों के दिनों में यहाँ रिहाइश रख लेते थे आर्जी तौर पर। लेकिन ये है कि परमानेंट जो है वो वालदैन वगैरह या बहन भाई वो उधर ही रहते थे देहात में। तो लेकिन पूरी फैमिली जो शिफ्ट हुई है इधर शहर में वो तकरीबन हो गया है 4 साल या 5 साल कह सकते हैं। तो हाँ अच्छा, जी। ये बताएं कि मैट्रिक में आप कैसे स्टूडेंट थे, और क्या उस वक्त आपने सोचा था कि आप मेडिकल की फील्ड अपनाएंगे? मेडिकल में मसलन होम्योपैथी है या एलोपैथी है, उस नहीं, वक्त क्या एम उस था? वक्त मैं नॉर्मल स्टूडेंट था। और मुझे जो है वो क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था, और उस वक्त मुझे लगता था कि मैंने क्रिकेट में ही जाना है। और मैं क्रिकेट ठीक खेलता था। तो जो हार्ड बॉल है, लेदर बॉल जिसे कहते हैं, वो मैंने खेली हुई है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं खेली हुई, क्योंकि उसमें जो है वो जो टाइम है ना, उसकी जो मैनेजमेंट है वो मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि हम देहात से पहले आते थे पढ़ने के लिए, फिर वापस जाना होता था। तो उसके लिए अगर हम लेदर बॉल खेलने के लिए हमें प्रॉपर उस जो क्लब है या जहाँ पे वो होती प्लेस है ग्राउंड वगैरह उसके करीब हमें होना चाहिए, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा जो है वो आने जाने में खर्च वेस्ट ना ना हो। हो। ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने लेदर बॉल भी खेली है, लेकिन ये है कि क्रिकेट में नहीं जा सका। तो उसके बाद फिर मैट्रिक के बाद फिर एफएससी की। और फिर एफएससी के बाद, क्योंकि आपको पता है कि जैसे देहात के लोग होते हैं या देहात का जो स्टूडेंट होता है उसको इतना पता नहीं होता कि आगे जो एफएससी के बाद हमने क्या करना है। यानी एफएससी हाँ, तक भी आपकी लाइन क्लियर नहीं थी, ऐसे है, मुस्तकबिल के हवाले से ऐसे है, कोई काउंसलिंग नहीं थी। ऐसे लेकिन ये कि घर का माहौल तो पढ़ा लिखा था, हम्म, आपके अंकल भी स्कूल से वाबस्ता थे, आपके वालिद मोहतरम भी एक स्कूल टीचर थे, तो क्या वो नहीं कहा करते थे कि आपने बेटा आगे जाना है तो क्या करना है? बस आप ये समझें कि इत्तेफाकन या तो हमारी जो है वो बैठक नहीं होती थी, तो मुझे नहीं पता। तो या ये कह सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट नहीं था पूछने की तरफ। हम अगर पूछते, क्वेश्चन करते, तो हमें जवाब मिलता। तो बस ये है कि रूटीन की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ फिर
इंटरेस्ट जो था वो क्रिकेट में था या खेलने में था। तो फिर जब एफएससी के जैसे ही एफएससी में हम निकले तो फिर हमें पता चला कि अब हमने क्या करना है आगे। हम अब रूटीन की स्टडी नहीं करनी, हमें कोई एक शोबा हमने चुनना है। अच्छा, ऐसा होता है कि एफएससी के फौरन बाद जब तलबा को अमली मैदान में किसी एक डिग्री की तरफ, किसी खास शोबे की तरफ जाना होता है, तो तब उन पे खुलता है कि हमें मतलब टीचर्स बताते हैं या बड़े बताते हैं कि आपने ये शोबा इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आपने कितने शोबे में अप्लाई किया? इस लिहाज से भी मतलब मुझे ज़्यादा गाइडलाइन नहीं मिली। मैं मतलब जब गया इधर से आईयूबी में, तो वहाँ पे मैंने मतलब क्या कहते हैं, वहाँ का जो आईयूबी का टेस्ट था वो मैंने क्लियर किया था, और फिर शुरू में एग्रीकल्चर में मेरा एडमिशन हो गया था। फिर अब वो बीमार हो गए थे, फिर उनके साथ रहने के लिए क्योंकि मैं होता था वहाँ पे अबू के साथ, तो उससे मेरे लेक्चर भी मिस होते थे, मेरी स्टडी भी जो है वो मिस होती थी। तो फिर मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया एग्रीकल्चर। अच्छा, यानी तो एग्रीकल्चर में दाखिला ले लिया था? जी जी, और मैं वहाँ पे तकरीबन 3-4 महीने पढ़ा भी हूँ। अच्छा, इसका मतलब हाँ, ये है कि आपसे फितरत कोई और काम लेना चाहती थी, आप कहीं ऐसे और चले गए। क्योंकि ऐसे ऐसे ही होता है ना कि बाल दफ़ा बाल बच्चे जो है तालीम में इतना अच्छे नहीं होते, लेकिन कारोबारी मैदान में बहुत कामयाब होते हैं। ऐसे इस ऐसे तरह होता है कि किसी शोबे में जाके इंसान वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो जब दूसरे शोबे में जाता है तो वहाँ वो शामिल है। तो आप कह सकते हैं कि आपको फितरत ने तेब के लिए मुंतखब किया हुआ था। ये मैं इस बात से ना तकरीबन 200% एग्री हूँ। तो आपने ऐसे समझ लें कि मेरे दिल का क्वेश्चन कर लिया, जो मैं चाहता था मुझसे ये क्वेश्चन हो। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब मैं एग्रीकल्चर में था तो उस वक्त अब चीज़ें ना जहन में ये आना शुरू हो गई थी कि अब हम ऐसी फील्ड में हैं कि आगे हमारी जो ज़िंदगी है वो इस फील्ड की बुनियाद पे चलेगी। तो मैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया, एक देहात का शर्मीला सा और मतलब कम गो और इस तरह का, ज़्यादा चालाक नहीं, ज़्यादा बोलने वाला नहीं, इस तरह का बंदा था। तो मुझे उस वक्त ये लगता था कि मैंने शायद एक दफ़ा अल्लाह पाक से या ज़्यादा दफ़ा अल्लाह पाक से दुआ भी मांगी थी, मुझे याद है, कि मुझे इस तरह की फ़ील्ड मिले जिसमें मुझे ना कहीं जाकर मतलब वो अपना जो मटेरियल है उसकी जो है वो ना करनी पड़े, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट ना करनी पड़े, या मुझे कहीं जाके अपने काम के लिए स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो उस वक्त इस वजह से मुझे लगता है कि जो कुदरत है उसको फिर ये मंजूर था कि, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी मुझे हो सकता है फील्ड वर्क मिलना था। तो क्योंकि मेरी जो फील्ड वर्क की जो माइंड नहीं था या मेरी जो नेचर नहीं थी उस तरह की, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अल्लाह ने इस शोबे की तरफ मुझे भेजा। खैर शर्मीले तो आप अभी हैं लगता है। और सही है। दूसरी बात है कि मुझे याद आता है कि इत्तेफाक से मुझे भी आपको पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है। जी जी, तो बिल्कुल। आप हंसते बहुत ज़्यादा थे, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे, आपकी बिल्कुल ऐसे लाइफ में देखा जाएगा ऐसे दो चीज़ें कॉमन मिलती हैं। एक तो ये आप शर्मीले थे और ऐसे हंसते जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे थे। और जब आप पे कोई चोट की जाती थी तो आप शर्मिंदा से हो जाते थे, ऐसे फिर जीप का आता था तो वो भी आप जरा फीके फीके पड़ जाते थे। जी जी सर। तो अच्छा, अब जब मेडिकल की आप एग्रीकल्चर की फील्ड में गए और हमारे साहब ने शायद कैंसर का आर्जा नहीं, लाहक हुआ। हाइड्रोसिफिलिस था उनको। अच्छा, तो वो हाइड्रोसिफिलिस आप काफ़ी डिस्टर्ब उसके बाद भी रहे जबकि आप उस ऐसे। वक्त मेडिकल की फील्ड में आ गए थे। तो जी जी। आपको इस तरफ आने का रुझान कैसे ख्याल आया कि आपने एलोपैथी को छोड़कर और बीफार्मेसी को छोड़कर, तो ये दो शोबे जो है ना, जब ये डॉक्टर जो होते हैं अपना डेंटल डॉक्टर होते हैं, उस तरफ ऐसे जाने के बजाय आपने BHMS करना क्यों कबूल किया? क्या होम्योपैथी से इससे पहले आपका कोई साबका पड़ चुका था? नहीं, होम्योपैथी से मेरा जो राब्ता था पहले इस वजह से नहीं था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे शहर में कोई इतना बड़ा कोई होम्योपैथ नहीं गुजरा कि हमें पता हो कि मतलब मिसाल के तौर ये, पे। हाँ, उसकी मिसाल के तौर पर हम जो है हम उससे जो है वो इंस्पायर हों, या हमें पता हो इस फील्ड का। तो बड़े शहरों में तो अच्छे होम्योपैथ हैं और लोग भी हर होम्योपैथी शोबे को, के अच्छे लोग होते हाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। सही। तो होम्योपैथी सीधी पूछें तो होम्योपैथी के बारे में मुझे इतना नहीं था इल्म। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरा एक कज़न है फुरकान चाचड़, तो उससे मेरी बचपन की मतलब दोस्ती भी है, और जो है हम मोस्टली हमारा टाइम इकट्ठे गुजरता था। तो फिर हम जो है मिल के ना मालूमात हमने लेना शुरू कर दी कि मेडिकल की कौन कौन सी जो शोबे हैं जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं। तो फिर हमारी दोनों की जो मुतफ़िका स्ट्रगल कह सकते हैं या इंफॉर्मेशन जो हमने ली, राय कह सकते हैं। हाँ,
तो वो हमारी दोनों की मुत्फिका यही रहे थी कि ये शोबा ठीक है। हालांकि और भी शोबे थे, उधर भी मेरा जहन बना था, जैसे ईस्टर्न मेडिसन है या कोई और, तो लेकिन फिर हमारा जो मुत्फिका जहन बना, फुरकान ने भी जो है वो मुख्तलिफ जो लेक्चरार थे उनसे उन्होंने जो है वो मालूमात ली इसके BHMS के बारे में, तो हम जो है मेंटली तौर पे सेटिस्फाई जो है वो इस शोबे पे हुए और फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया। ये पता नहीं कि BHMS शायद पाकिस्तान का पहली यूनिवर्सिटी है ऐसे कि जिसने ये स्टार्ट करवाया है स्टार्ट किया ये BHMS। लेकिन ये पता नहीं क्या आपका वो जो आप गए तो पहला बैच था या पहला बैच वो हो चुका नहीं, था? पहले काफ़ी बैच हो चुके थे, यानी एक मुकम्मल बैच हो चुका था जिसमें काफ़ी सारे हो चुके थे। यानी जब आप गए तो कितना अर्सा हो गया था इस शोबे को शुरू हुए? मेरे जहन में जो आ रहा है कंफर्म नहीं है, 2003 या 7 से जो है वो IUB में स्टार्ट हुए, हम 10 में गए थे। अच्छा, इसका मतलब कि वो एक शोबा एस्टेब्लिश हो चुका था ऐसे और उसका नाम भी बन चुका था, लोग उससे ऐसे निकल के अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ इस दौरान ठीक है, आपने मालूमात की क्या किसी होम्योपैथी डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी आपको ख्याल आया कि हाँ करना चाहिए? क्योंकि जब मैं काशीराम को पढ़ रहा था तो हाँ मैंने लिखा था कि मुझे अर्जा लाख हो गया बवासीर का, तो किसी डॉक्टर ने जो है मुझे इलाज ठीक किया, तो मैंने कहा अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि अब्बू की डेथ के बाद ना थोड़े से जो माली लिहाज से हम जो है वो हमें मसला होना शुरू हो गया था, क्योंकि कोई भी अगर जिनके भी वालदैन हो यहाँ से चले जाएं तो उनको फिर मसला होता है, ख़ासकर माली लिहाज से या कोई भी। तो फिर जो है वो अब्बू की डेथ के बाद BHMS को कंटिन्यू करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त फिर इतने अरसे में ना 6 महीने भी गुजर गए थे वहाँ पढ़ते हुए BHMS को। तो आपके वाले साहब इसी दौरान बहुत हो गए जबकि आप पढ़ रहे थे उसमें हाँ फर्स्ट ईयर में? हाँ, यानी कि फर्स्ट ईयर में था तो अब्बू की डेथ हो गई थी, अभी 3-4 महीने गुजरे थे। तो उसमें ये हुआ था कि अब्बू की ट्रीटमेंट के हवाले से हमारे वहाँ पे टीचर थे सर इशफाक साहब, वो बहुत अच्छे टीचर थे और बहुत माशाल्लाह कॉम्पिटेंट टीचर थे। तो प्रैक्टिस करते हैं वो? हाँ, प्रैक्टिस भी करते हैं। और डॉक्टर भी तो थे, वो एमबीबीएस हैं वो? नहीं, वो और थे, वो डॉक्टर शहबाज साहब थे। अच्छा, ये तो इशफाक साहब जो थे ना वो हमें, गोलू साहब? नहीं, इम्तियाज़ गोंदल साहब हैं, अच्छा। ये इशफाक साहब और हैं, ये मियाँ चन्नू के हैं। तो सही पूछें तो मैं इनसे इंस्पायर भी बहुत हुआ था, और अब्बू की जो है जब बीमार थे तो उस वक्त इनसे मैं मशवरा भी करता था, और इनसे जो मैंने 1-2 दफ़ा मेडिसिन ली थी तो अब्बू एक दो दफ़ा पूरा 100% ठीक हो गए थे। और क्योंकि फिर ये जो ज़िंदगी है ये एक उसका जो टाइम है मुकर्रर है, तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ ज़िंदगी को जो है वो नहीं बढ़ा सकती, वो जो टाइम आना है तो वो आना है। आपकी तकलीफ को कम कर सकते हाँ हैं हाँ, ऐसे कि आप अच्छा वक्त गुजारें। ऐसे है। तो जब मैंने इशफाक साहब से 2-4 दफ़ा मेडिसिन ली अब्बू के लिए, अब्बू को चेक भी करवाया, तो अब्बू पूरा 100% ठीक हो गए थे। हालांकि हम मुख्तलिफ प्राइवेट महंगी हॉस्पिटल में अब्बू की ट्रीटमेंट करवाते रहे थे, एलोपैथी के जो हॉस्पिटल हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस था एलोपैथी के हॉस्पिटल के अंदर, उनमें मतलब 100% कहीं हॉस्पिटल में भी अब्बू ठीक नहीं हुए थे। जबकि हज़ारों लाखों लग गए। ऐसे बिल्कुल ऐसे लाखों लग गए थे, जिसमें फ़ारूक हस्पताल लाहौर है और फातिमा हस्पताल मुल्तान है, सिटी हस्पताल है। तो ये मतलब प्राइवेट हस्पताल हैं जो कि बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट कर रही हैं। तो ये भी मुझे जो है वो जो है मुझे लगा कि होम्योपैथी के अंदर दम है कि आप इधर से इतना महंगा इलाज करवा के आते हैं तो 100% क्योर नहीं मिलती, तो इधर से हम जो है वो इतना मतलब कॉस्टली भी नहीं है, और हम जब इलाज करते हैं तो एक दफ़ा बंदा जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये भी यानी कि मुझे जो है एक, हाँ मतलब मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ फील्ड नहीं छोड़नी चाहिए। और एक दफ़ा एक और भी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूं कि अम्मी को जो है वो एक दफ़ा खुश्क जो है वो खांसी हुई, तो मतलब हमारे इलाके के मुख्तलिफ जो डॉक्टर हैं वहाँ पे उनको हम दिखाते रहे उसी दौरान, तो ठीक नहीं हुई। फिर जो है वो मैं मेरे एक सीनियर थे खवर साहब, तो उनसे मैंने मशवरा किया अम्मी के हवाले से, उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई, तो मैंने मेडिसिन यूज़ करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने स्टार्ट करवाया तो रिलीफ होना शुरू हो गया, और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जो है वो 80% ठीक थी। फिर जैसे नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये 2-3 केसेस थे जो शुरू में, फिर जिनकी वजह से जो है मैं ये हाँ हाँ, मैं सही जगह पे हूँ, और इसको हर चाहे मुश्किल भी हो तो इसको मुकम्मल करना है इस शोबे को। अच्छा, अब आपसे चूँकि वक्त हो रहा है, पहले
होने का। हाँ। तो दो छोटे से सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि होम्योपैथी के बारे में अगर सिर्फ एक अच्छी बात आपको चुननी पड़ जाए कि होम्योपैथी की सबसे अच्छी बात आपको ये लगती है, तो आप क्या कहेंगे? इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ना होने के बराबर हैं एलोपैथी की निस्बत या बाकी जो फील्ड्स हैं उनकी निस्बत। इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी चीज़ लगती है। खैर, मैं होम्योपैथी का माहिर तो नहीं हूँगा, मैंने पढ़ा है, लेकिन ये है कि होम्योपैथी से मुझे मोहब्बत ज़रूर है। और सलमान नदवी ने इसके बारे में कहा था कि ये तिब्ब का तसव्वुफ है। तो मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ज़्यादातर, वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि इसमें टेस्ट नहीं होते। यानी आप देखें, इलाज शुरू होने से पहले लाखों के टेस्ट हो जाते हैं और अभी मरीज तड़प रहा है, आप टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर डॉक्टर को आया है, चालाक है और अपने हुनर में अपना ताक है, तो वो बासानी मरीज का पहली खुराक से ही इलाज शुरू कर देता है और उसे देखते ही उसे समझ आ जाती है कि इस मरीज को किस राह पे लगाना चाहिए। मैं ये भी एक अच्छी इसकी खूबी है जिसको सराहा जाना चाहिए। ऐसे मतलब मैं इस इंसान की बात से रूह ना, देखती है, हाँ वजह इसकी कि उसे जिस्म के हाँ, मैं इसको ना इस तरह मतलब बताऊंगा कि आपकी जो बात है, हम ये कह सकते हैं कि सिम्टोमेटिक बेस पे जो हम मेडिसिन देते हैं तो हमें टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन ये कि अगर टेस्ट वगैरह हो जाए, क्योंकि वो एक डायग्नोस्टिक मीडियम है, तो अगर हो जाए, कोई अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो वो हमें जो है वो मतलब ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। वो आप हाँ दुश्मन नहीं है इस चीज़ हाँ का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये है कि अब टेस्ट के नाम पर अब लाखों रुपए खर्च करते हैं, हाँ, मरीज रख रहा है, ऐसे ऐसे तो ऐसे। इस तरह तो उनके हाँ तो जुल्म हाँ, हो ये जाएगा। कह सकते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो बेशक अफोर्ड भी कर सकता है तो हम पहले उसको मेडिसिन दे देंगे, बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद टेस्ट उसको लिख देंगे। लेकिन अगर हाँ हाँ, आप पहुंच गए हैं उसकी बीमारी तक, ऐसे बीमारी को आपने हाथ लगा लिया है, ऐसे तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है टेस्ट की। लेकिन ऐसे। आजकल डॉक्टर तो लिबार्टीज से भी उनके रास्ते होते हैं, वो ना चाहते हुए भी यानी अगर वो जरूरत ना भी हो तो टेस्ट हो रहे होते हैं। आप तो इस फील्ड बहुत जानते हैं। ऐसे तो ऐसे। इस तरह से देखा जाए तो होम्योपैथी का एक और जो खूबी मुझे नजर आती है, ये कम कीमत भी है। हाँ यानी इसी तरह जैसे आप तवीज़ देते हैं किसी पीर से, ऐसे 100-200 ले लिए तो वो खुश हो गया। ऐसे। तो इसमें इस तरह नहीं है कि डॉक्टर 2000 फीस ले रहा है, फिर 5000 का टेस्ट हुआ और 13000 की दवाएं, और आप शाम को जेब खाली करके जब घर पहुंचे ऐसे तो बजाय इसके कि आप खुश होते, ऐसे मतलब जैसे महंगाई का दौर है और लोग जो है वो काफ़ी जरूरियात तंग है, जिंदगी के लिए परेशान हाँ है। परेशान है। तो इस दौर में जो है वो जो होम्योपैथी है वो इतना कॉस्टली नहीं है, यानी कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। और हाँ दूसरी बात है कि इसमें आपकी आगे चल के मैं बताऊंगा, हाँ जो खूबी मुझे आपकी नजर आई वो ये है कि आप किसी कोर्स के कारण नहीं है। जैसे कि कोर्स से होते हैं, एलोपैथी में भी कोर्स है, शबाब कोर्स हो गया, एलोपैथी में भी, होम्योपैथी में भी लोगों ने बनाए हुए हैं। आप इसके कारण नहीं है। आप जो ऐसे मरीज आता है उसे 1 हफ्ते की दवाई देते हैं, ऐसे। उसके बाद उसे कहते हैं कि वो दोबारा आए, हाँ, फॉलो ताकि अप आप पे। देखें कि उसको फॉलो अप दे और फिर हाँ फीडबैक दे, हाँ और आप देखें कि उसको कितना फायदा हुआ है। ऐसे अगर हुआ है तो कंटिन्यू करें, ऐसे नहीं हुआ तो फिर उसे चेंज भी किया जा सकता है। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसे ऐसे। इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलो अप पे ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, पोटेंसी भी बाज़ हमें चेंज करनी होती है, या बाज़ जो है अगर बंदा ठीक हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोर्स 1 महीने का तो मुकम्मल ही होगा। जब वो ठीक हो गया तो फिर बस। तो इस वजह से हम जो है वो 1 हफ्ते की या 3 दिन की या 4 दिन की मेडिसिन देते हैं, ताकि फॉलो अप पे जो है हमें पता चले कि कितना बंदा ठीक हो गया और कितना हमें आगे इसको चलाना चाहिए मेडिसिन, या कोई पोटेंसी चेंज करनी चाहिए। तो इस वजह से हम हफ्ता या 3 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं। अच्छा, ये है कि आप जो दवाई देते हैं तो ये आपके पास उसका रिकॉर्ड भी है, जो आपके मरीज आते हैं उनका ऐसे रिकॉर्ड भी रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत से लोगों ने जो किताबें लिखी हैं वो उन्हीं रिकॉर्ड पे लिखी हैं जो उनकी प्रैक्टिस के दौरान मरीज लिख पाते ये हैं। 3 रजिस्टर हैं, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मैं मरीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो मैं लिखता जा रहा हूँ। तो ये 3 रजिस्टर जो पड़े हुए हैं इसमें मरीज़ों के रिकॉर्ड ही हैं, ठीक है। और मैं बाकायदा जो है हर मरीज़ की उसकी सिम्टम्स, उसका जो है वो आपने कोई कौन सी हाँ जो दवाई दी, मेडिसिन दी कौन सी है उस चेंज की? बेस पे, और जो फॉलो अप पे आते हैं तो सारा डाटा इसमें मौजूद है। अच्छा, आखिरी बात, नॉट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था जिसकी कुछ वीडियोस मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, तो वो सिलसिला मुझे लग रहा है कि रुक गया है, इस बारे में बता दें या हाँ बस ये है कि वो कुछ ऐसे थोड़े से मसाइल हो गए थे, वो एक टाइम के लिए रुका था, वैसे वो परमानेंट नहीं रुका। तो वो मैंने स्टार्ट करना है अब इंशाल्लाह ना, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह हम उसका आपकी मज़ीद वीडियोस जो है ना उसका इंतज़ार करेंगे। इंशाल्लाह। और तो नाज़रीन, ये पहली किस्त का इख्तिताम हुआ, इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी किस्त के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।